हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशंस लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बच्चों, वो पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन या फिर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solute particles and not on the nature of solute particles। मतलब आपने ग्लूकोज ऐड किया या यूरिया ऐड किया, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल या कितने पार्टिकल है उसमें, या यूरिया के कितने पार्टिकल है, इस पर ही उसकी वैल्यू डिपेंड होती है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं हमें? 4। उसमें पहले कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सेकंड वन कौन सी थी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज पढ़ेंगे बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लो और सेकंड हेडिंग लगाओ। पहली हमने देख ली है और उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी बना लिए। ठीक है, तो अब आज सेकंड पढ़ते हैं बच्चों। हेडिंग लगाओ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एलिवेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एलिवेशन? एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। एलिवेशन मतलब क्या? बढ़ जाना। इंक्रीज, इंक्रीज इज कॉल्ड एज एलिवेशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बढ़ जाना? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट को दो तरह से समझेंगे। पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमने स्कूल में पढ़ी थी। तो स्कूल में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट मतलब, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड का क्या बन जाता है? लिक्विड का क्या बन जाता है? गैस। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका मेजर करते हैं हम? लिक्विड का। किसका? लिक्विड का। अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड को गर्म करने के बाद जिस भी टेम्परेचर पे उस लिक्विड का गैस बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। ये रफ डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज वाटर है, वाटर है, ठीक है ना। वाटर की स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड होती है। अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये वाटर उबलने लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय उबलने लगेगा? ठीक है ना, उकड़लते ओके, उबलने लगेगा और लिक्विड का क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस टेम्परेचर को, ये 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा रफ डेफिनेशन। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है देख लो। बॉइलिंग पॉइंट का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए 1 मार्क के लिए, तो वो कैसा आएगा? लगाओ हेडिंग, लगाओ, लिखो बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ेंगे पहले वेपर प्रेशर के फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों अच्छे से समझ लो, बेसिक बेसिक सी चीजें पहले क्लियर करेंगे। हमने दो तरह के कंपाउंड पढ़े थे, नॉन ओलाटाइल और ओलाटाइल। ओलाटाइल मतलब जो वेपर्स बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम? ओलाटाइल्स। और नॉन ओलाटाइल मतलब जो वेपर नहीं बना सकते। वेपर कौन नहीं बना सकता? सॉलिड। सॉलिड कैन नॉट फॉर्म द वेपर्स। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है बच्चों? देख लो पहले आप एक चीज समझ लो। लिक्विड, लिक्विड लिक्विड क्यों है? देख लो बच्चों, अगर आप ये पानी है बच्चों, सपोज ये क्या है? पानी है। ठीक है, अब पानी है मतलब कंटेनर में मॉलिक्यूल रुके हुए हैं। ठीक है, अब यही पानी अगर सॉरी ये पानी है, ठीक है, अब इस पानी के जो मॉलिक्यूल है यहां पर रुके हुए हैं, इसका रीजन क्या है बच्चों? अगर इसको आप फिजिक्स के एंगल से देखोगे तो ये जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में, आप अर्थ बना लेंगे, हम अर्थ बना लेंगे, अर्थ के सराउंडिंग में ये इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, 23 किलोमीटर तक। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट का इस पर एक प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बराबर है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लिक्विड, लिक्विड रहने का रीजन क्या है, या फिर कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल रुके हुए होने का रीजन क्या है? कि बाहर का जो सराउंडिंग है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर कुछ प्रेशर डाल रहा है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर कितना होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। आपको पता है इसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। पास्कल में करेंगे तो 1.013 गुणिले 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है ना, तो इतने प्रेशर ऊपर से इस कंटेनर में के लिक्विड पर, कंटेनर के लिक्विड पर क्या, दुनिया के हर चीज पर एटमॉस्फेयर की वजह से इतना प्रेशर होता है। ऊपर से वो प्रेशर हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर या किसी भी लिक्विड के ऊपर एक्ट होगा। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल यहां पर रुके हुए किस वजह से हैं? बिकॉज इतना प्रेशर हर तरफ से इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। अब हमने क्या किया बच्चों? अब हमने क्या किया? इसको गर्म करना शुरू किया, बर्नर लगा दिया, बर्नर लगा के इसको गर्म करना शुरू किया। अब जैसे ही गर्म करना शुरू किया, गर्म कर रहे मतलब क्या है? ये है हीट बच्चों। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, अच्छे से देखो, ये है हीट। अब ये हीट मिलेगी इसके मॉलिक्यूल्स को। अब मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिलना शुरू होगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी।
एनर्जी बढ़ जाएंगी। अब वो खामोश बैठेंगे क्या बच्चों? नहीं, वो चुप नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होना शुरू करेंगे, या फिर अब जैसे ही आप गर्म करते रहोगे कंटिन्यूअस उसको हीट मिलते रहेगी मिलते रहेगी मिलते रहेगी, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब नीचे प्रेशर आ रहा है 1 एटमॉस्फेयर और ये ऊपर जा रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कंसेप्ट, लिक्विड का वेपर बन जाना और प्रेशर क्रिएट करना, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब इमेजिन करो अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेयर कर दिया। अब कैसे कर दिया 1 एटमॉस्फेयर? इसको गर्म करके। अब जैसे ही मैं इसको गर्म कर रहा हूं, हीट एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल को मिल रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलने के बाद वो गैस बन रहा है, गैस बन रहा है मतलब वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं मतलब वहां पर एक वेपर का प्रेशर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब इस लिक्विड को हमने इतना हीट किया कि इसका वेपर प्रेशर कितना बन गया, 1 एटमॉस्फेयर। कितना बन गया, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो वेपर का प्रेशर है ये भी 1 एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये यहां क्यों रुका हुआ था? बिकॉज एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर प्रेशर था, कितना, 1 एटमॉस्फेयर। अब मैंने नीचे से इसको प्रेशर दे दिया, कितना, 1 एटमॉस्फेयर, तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही कैंसिल हो गया, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपर्स बन जाना, या गैस फेज में चला जाएगा वो। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो इक्वल होने के बाद ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, सॉल्यूशन के टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आएगी, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो मॉलिक्यूल पे नेट प्रेशर या नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 मतलब अब वो बाहर निकल जाएगा, वो थोड़ी लिक्विड में बैठा रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन at which vapor pressure of solution becomes equal to external atmospheric pressure। तो ऐसा टेम्परेचर सॉल्यूशन का जिस भी टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर इक्वल होने से क्या फायदा होगा बच्चों, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ने लगेंगे, मतलब वो गैस हो जाएंगे। जैसे ही वो गैस हो जाएंगे उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, किसी लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते रहो, वेपर्स बढ़ते जाएंगे मतलब उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब टेम्परेचर कहां तक बढ़ाना है, जब तक उसका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम न हो जाए। और ऐसा एक बार हो गया बच्चों, कि वो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ देगा लिक्विड के और वो वेपर्स में हो जाएगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वही तो कंसेप्ट हो रहा है ना, इनडायरेक्टली हिडन, पर्दे के पीछे वही प्रोसेस हो रही है लिक्विड का गैस, लेकिन हम प्रेशर के टर्म्स में समझा रहे हैं। मतलब हमने उसको इतना गर्म किया, उसकी एनर्जी इतनी बढ़ाई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों देख लो, हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास एक है सॉल्यूशन, एक क्या है बच्चों, सॉल्यूशन, और एक है हमारा सॉल्वेंट, ओके। अब यहां से हम हर जगह क्या लेंगे, जो हमारा सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वोलेटाइल लेंगे, मतलब उसके वेपर्स बन सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा प्योर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसा होगा, हमारा वोलेटाइल। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है बच्चों, वो एस्केप हो सकते हैं। ठीक है ना, वो एस्केप हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन बना दिया मतलब मैं क्या करूंगा, ये सॉल्वेंट है मेरा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है मतलब डेफिनेटली इसमें कुछ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे, मगर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे वो एस्केप कर सकते हैं क्या बच्चों, नहीं। मतलब ये रेड वाले एस्केप नहीं हो सकते, बस ये ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप हो सकते हैं, बिकॉज वो सॉल्वेंट के हैं और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, वोलेटाइल है। अब प्योर सॉल्वेंट में देखो बच्चों, सारे ही मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एस्केप हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों,
सॉल्वेंट जल्दी उबलेगा या सॉल्यूशन, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मुझे बताओ, इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर ये रास्ता ब्लॉक हो गया ना बच्चों, वेपर्स बनने का रास्ता ब्लॉक होगा, यहां पर ज्यादा वेपर्स बनेंगे, यहाँ का वेपर प्रेशर जल्दी बढ़ा सकते हो आप, मतलब इसको ज्यादा गर्म करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को बोलूंगा मैं TB0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जीरो का पता है ना आपको, सर पे जीरो लिखने से क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसको क्या बोलेंगे हम, TB, वो जीरो हटा देंगे, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आप याद रखना, हर बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल, मतलब जिसका वेपर्स नहीं बन सकता। तो ये जो रेड वाले हैं बच्चों, ये रेड वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स है। कौन से पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है। और ये सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं, नॉन वोलाटाइल, मतलब इनका वेपर्स नहीं बन सकता। इनके वेपर्स बन सकते हैं क्या, नहीं। तो सॉल्यूट डाल देने से अब इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा वेपर्स बनाने के लिए। क्यों बना रहे हो सर वेपर्स, बिकॉज हमें इसको इतना गर्म करना है कि इसके वेपर्स बन जाए। अब वेपर्स बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका वेपर प्रेशर दोनों इक्वल करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर बनाने के लिए वेपर तो बनना चाहिए ना, तो यहां पर वेपर्स कम बनेंगे। क्यों, बिकॉज ये देखो, ये पाथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अड़ा रहे हैं, वेपर्स बनने दे रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई रेड वाला फैक्टर है क्या, नहीं। तो इसके वेपर्स जल्दी बढ़ जाएंगे, मतलब इसको ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, कम टेम्परेचर पे ही इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा बच्चों, कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, ज्यादा होगा। यही रीजन होता है, यही रीजन होता है। अब थोड़ा सा एक नॉन वेजिटेरियन एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जब मटन उकड़ते हैं ना बच्चों, गोश्त उबालते हैं ना, गोश्त मटन, या फिर वेजिटेरियन दे देंगे, नो प्रॉब्लम। वेजिटेरियन एग्जांपल क्या, सपोज आपको पूरन पोली बनानी है, तो आप क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, जो दाल होती है, दाल उसको उबालती है। तो दाल को उबालने का रीजन क्या होता है, दाल में अगर आप नमक डाल दोगे, तो दाल में नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाल में नमक डालने से, नमक क्या हो गया, नमक हो गया सॉल्यूट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मगर मतलब आप पानी ज्यादा गर्म होगा, तो ज्यादा गर्म पानी में दाल जल्दी उबल जाएगी ना, आपकी जो दाल होती है वो जल्दी उबल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, इसलिए भी नमक उसमें ऐड किया जाता है। तो यहां से क्या समझा हमें, कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आप हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन कैसे बना है, वोलाटाइल सॉल्वेंट से। यहां पर वोलाटाइल सॉल्वेंट, यहां हर कॉलिगेटिव प्रॉपर में वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट से हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है TB, क्या है, TB इज ग्रेटर देन TB0, ग्रेटर देन TB0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने से, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसीलिए प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो आप, क्या रखा गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, कि भाई हमने अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलाटाइल था, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए उसको नाम दिया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसीलिए हमने उसको नाम दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम दिया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और हमने एक चीज क्लियर कर ली कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, वो ज्यादा होता है किससे, सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से। तो लेट मी डिफाइन वन फिजिकल क्वांटिटी फॉर यू, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, डेल्टा TB से, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, देख लो, TB क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और TB0 क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमें पता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जितने से ज्यादा होगा डेल्टा TB, इनका डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ज्यादा में से कम माइनस किया जाता है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। सो दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन इज द फॉर्मूला फॉर elevation of boiling point, elevation of boiling point, ठीक है। So the difference between boiling point of solution, boiling point of solution
और ब्रैकेट में लिख लेना विथ नॉन वोलाटाइल, इंपॉर्टेंट है या, विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन कैसे बना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया है। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम कॉन्सिक्वेंस में पढ़ते हैं किसके, वेपर प्रेशर के, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ एंड एक्सप्लेन मोर ब्रीफली अबाउट रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आराम से समझो बच्चों, देखो हम क्या करेंगे बच्चों, देख लो, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ में क्या करेंगे, हम इधर ले लेंगे वेपर प्रेशर, क्या ले लेंगे, वेपर प्रेशर। आराम से समझो, ग्राफ को कभी भी मेमोराइज नहीं करना, समझ लोगे तो उसमें से फायदा भी होगा और आपका टेंशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर और इधर ले लेंगे टेम्परेचर, अब सिंपल सी चीजें आराम से गौर से समझो, आपको समझ जाएंगे, ठीक है। इमेजिन करो 2 कंटेनर है बच्चों, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में है सॉल्यूशन, एक कंटेनर में क्या है सॉल्यूशन, और दूसरे कंटेनर में क्या है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब हम कैसा सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब जिसके वेपर्स नहीं बन सकते, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के होंगे जो कि वोलेटाइल है, मतलब सारे ही एस्केप हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन बना सॉल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल आपके सॉल्वेंट के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल डेफिनेटली किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। तो सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वोलेटाइल, तो ये बाहर नहीं जा सकता, ये वेपर्स नहीं बना सकता। तो देख लो बच्चों, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की वजह से, कैसे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके उसकी जो वेपर बनाने की कैपेसिटी है वो कम हो गई, वेपर बनाने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब मुझे बताओ अगर ये दोनों का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अभी किसी टेम्परेचर पे, मतलब सपोज 5 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, एक ही टेम्परेचर, इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का। ऑब्वियसली देखो 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल एस्केप हो सकते हैं, और यहां पर देखो 1 2 3, तो वेपर ज्यादा कौन बनाएगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे होगा, ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट का ग्राफ यहां से शुरू हुआ, तो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे से शुरू करेंगे हम। व्हाई, बिकॉज बच्चों देख लो, सॉल्यूशन के वेपर्स कम बन रहे हैं, सॉल्वेंट के वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं। तो 5 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, वैसे ही आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, आपका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका सॉल्वेंट का ग्राफ होगा, तो सॉल्यूशन का ग्राफ इसके नीचे होगा बच्चों। क्यों नीचे होगा, बिकॉज आराम से समझो बच्चों, जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन का कम होता है और सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है सर, देखो ना बच्चों, ऑब्वियस है ना, ये जो रेड वाले मॉलिक्यूल है ये सॉल्यूट के है जो नॉन वोलेटाइल है, जिससे वेपर्स बन सकते हैं क्या, नहीं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जो सॉल्यूशन बना, उसकी वेपर्स बनाने की कैपेसिटी कम है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, उसको नीचे लिख लिया हमने, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब जब वेपर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है बच्चों, वेपर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर हो गया, या फिर इसको ही हम क्या बोलेंगे, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना। 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है, that temperature is called as boiling point, ठीक है ना। तो आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सेम हो गया तो उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो आराम से देख लो, ग्राफ से समझो बच्चों, अब आपको समझ में आएगा। ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, TB0। और ये देखो, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्यूशन के ग्राफ को यहाँ पर मीट हुआ, इधर प्रोजेक्ट किया हमने, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB। अब आपका y एक्सिस कैसे होता है, x एक्सिस कैसे होता है, 0 1 2 3 4 और ये 5, मतलब TB ज्यादा है और TB0 कम है। तो ये जो कुछ भी डिफरेंस है दोनों के बीच का, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा TB, विच इज नथिंग बट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
समझ गया, समझ गया, सिंपल। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर आया है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट की वेपर बनाने की एबिलिटी बढ़ता जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा ही सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जब टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो वो उबलने लगेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया तो उस टाइम टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का, तो इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको बोलेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ज्यादा टीबी माइनस कम टीबी जीरो। And what is TB and TB0? TB is boiling point of solution and TB0 is boiling point of pure solvent. Boiling point of pure solvent. ठीक है, चलो लिख लो, हेडिंग लिख लो बच्चों, ये लिख लो आराम से। हो गया, हो गया, चलो ठीक है, आगे की हेडिंग लगाओ बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो देख लो बच्चों, आपको कॉमनली बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के सॉल्यूट के सॉल्वेंट में के, कौन कौन से, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय मास परसेंट, बहुत सारे 10-12 टाइप उसमें आपने पढ़े, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे, पहले 4 लेक्चर हमने पूरे उसको ही डेडिकेट किए। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है, सबसे बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल वो होती है मोलैलिटी। कौन सी होती है बच्चों, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय छोटू m, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय छोटू m and it is nothing but number of moles of solute, number of moles of solute divided by weight of solvent। बच्चों हमेशा याद रखना, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट की बात करते हैं इसमें, बाकी सब में हम नीचे क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ एक इसमें ही क्या करते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, weight of solvent in kg, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg। और यही बेस्ट मेथड क्यों है, बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, इसलिए बेस्ट मेथड है। और इसका यूनिट क्या आएगा, मोलैलिटी का, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोलैलिटी छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा इसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे सॉल्व किए हमने। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल डिवाइडेड बाय वेट का यूनिट होता है किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, देख लो हम क्या करेंगे, अब देखो आराम से समझो, अब मैं आपको लॉजिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा लॉजिकली कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज देख लो बच्चों, मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें 1 लीटर वाटर ले लिया, क्या ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया। अब ये प्योर वाटर है, सारे मॉलिक्यूल यहाँ के एस्केप हो सकते हैं, सारे ही मॉलिक्यूल, ये प्योर वाटर है बच्चों, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, हो गया, प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब टीबी, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, 2 केसेस, सेम पहली बार मैंने क्या किया, इस कंटेनर में 50 मॉलिक्यूल्स डाले यूरिया के, 50 मॉलिक्यूल्स डाले यूरिया के। तो हुआ क्या बच्चों, देख लो सिचुएशन कैसी आई कि पानी तो था, पूरा पानी था, लेकिन अब पानी का जो सरफेस है, कंटेनर का साइज सेम रहेगा बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, ओके, यही कंटेनर सेम, सिर्फ अब इसमें मैंने क्या कर दिया, 50 यूरिया के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। तो सिचुएशन क्या हुई, ये पानी था, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के रहेंगे अब, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यूरिया के रहेंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स यूरिया के रहेंगे। तो यूरिया के मॉलिक्यूल नॉन वोलाटाइल होते हैं, ये स्केप नहीं हो सकते, ये जल्दी ये स्केप हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम पानी के, लेकिन यूरिया के स्केप होंगे क्या, नहीं। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब मुझे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसको, मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाने के लिए इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब आया 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब टीबी, क्या टीबी, ये तो टीबी 0 आएगा, सॉरी बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर हम 0 लिखते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस था, अब ये टीबी कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, सेम कंडीशन और 50 मॉलिक्यूल यूरिया के बढ़ा दिए, मतलब अब मेरे पास क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स है, किसके, यूरिया के, ओके, और 50 डाल दिया मतलब 100, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने यूरिया के बढ़ा दिए। तो अब सरफेस पे यूरिया के मॉलिक्यूल बढ़ गए, मतलब यूरिया के मॉलिक्यूल अब स्केप होंगे क्या, नहीं, मतलब अब वाटर के मॉलिक्यूल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब अब वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जो स्केप हो सकते हैं, और यहां पर 3 या सपोज 4 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से यहां का रेजिस्टेंस बढ़ गया,
तो अब इसको मुझे बॉईल करना होगा, तो अब मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस। अब पहले कितना था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? 20 डिग्री सेल्सियस। कैसा? 120 माइनस 100। अब कितना है? 140 माइनस 100 मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाऊंगा उतना मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पहले मैंने सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ऐड किए थे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने 100 मॉलिक्यूल ऐड किए तो मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो जितना आप ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाओगे उतना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हेंस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो होता क्या है बच्चों, देख लो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is directly proportional to molality of solute. molality, why not molarity sir? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई मोलैलिटी बेटर रहेगा बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है कि कॉन्सेंट्रेशन की कौन सी टर्म लेनी है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी ही लेना है हमेशा। तो elevation of boiling point is directly proportional to molality. तो elevation of boiling point is denoted by delta TB directly proportional to छोटू m। छोटू m मतलब molality और डेल्टा TB मतलब elevation of boiling point। अब उसके बाद डेल्टा TB इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल को इक्वल करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हम स्पेशल कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे KB, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और एम का एम रहेगा। प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हम कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट होगा? के बी। ठीक है ना दोस्तों, के बी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के बी इज वन कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं बच्चों इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा? इब्लियोस्कोपिक। थोड़ा सा प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन करना, नहीं तो मुंह से दूसरा ही निकलेगा। ठीक है ना, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केबी को क्या बोलेंगे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वो हमारा होता है ना कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे एक कांस्टेंट है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम बोल देंगे। यम क्या है? मोलैलिटी। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टीबी क्या होता है बच्चों? डेल्टा टीबी होता है हमारा टीबी माइनस टीबी जीरो। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी जीरो न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों इसके, हम टेंशन मत लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सर पे जीरो होगा तो उसमें क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू यम। तो केबी क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार केबी का एसआई यूनिट एग्जाम में आ जाता है, तो केबी का फॉर्मूला क्या बनेगा? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय छोटू यम, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय छोटू यम। तो डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होता है? डेल्टा टीबी का यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, या डिग्री केल्विन बोलते हैं कई बार उसको, केल्विन डिवाइडेड बाय नंबर। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। अभी देखा था ना हमने, मोल पर केजी, तो केजी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छे से याद रखना, द एसआई यूनिट ऑफ केबी, केबी इज केल्विन केजी पर मोल। बहुत बार आया है एमसीक्यू थ्योरी एग्जाम में, या एमसीक्यू बोर्ड में, या फिर नीट जेई में भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है ना, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये क्या हो गया? इसका एसआई यूनिट हो गया। क्या होगा? एसआई यूनिट। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन करेंगे। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन? अभी हमने एक्सप्लेन किया कि भाई डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटू यम, यम मतलब मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू यम, वेयर केबी इज कांस्टेंट कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी ठीक है चलो, अगर इफ यम इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी, या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोलल, क्या कहते हैं? मोलल सॉल्यूशन। अगर मोलैलिटी मैंने 1 रख ली, मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोलैलिटी मतलब 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो ना? 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कैसा सॉल्यूशन बनाना है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेना है, 1 किलोग्राम पानी ले लिया मैंने, और उसमें क्या कर दिया मैंने? 1 मोल यूरिया डाल दिया, 1 मोल यूरिया डाल दिया। ठीक है ना, तो 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 मोलल सॉल्यूशन या 1 मोल पर किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी।
अब यहां सर केबी की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, केबी मतलब ऐसे टाइम का डेल्टा टीबी, ऐसे सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी जब आपकी मोलैलिटी कितनी होती है 1। ओके, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू elevation of boiling point of a solution whose molality is 1, whose molality is 1। ठीक है ना, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 है, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो आप? तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन किसका? 1 मोलल सॉल्यूशन का। ठीक है, और केबी का यूनिट क्या होता है बच्चों? केल्विन केजी पर मोल। अच्छे से याद रखना, यूनिट ऑफ केबी एलिवेशन ऑफ सॉरी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। हो गया बच्चों? हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता करेंगे। ठीक है ना, तो लिखो, हेडिंग लिखो, इब्लियोस्कोपी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इब्लियोस्कोपी, इब्लियोस्कोपी, इब्लियोस्कोपी। ठीक है, तो इब्लियोस्कोपी किसको बोलेंगे? देखो आराम से, द एक्सपेरिमेंटल मेथड, the experimental method to determine molar mass of a solute, by using elevation of boiling point, is called इब्लियोस्कोपी। उसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्कोपी। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ऐसी एक्सपेरिमेंटल, जिस एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम डिटरमाइन करेंगे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा टीबी वाला कंसेप्ट यूज करके मोलार मास डिटरमाइन करना। हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी मोलार मास डिटरमाइन किया था, वैसे ही यहां पर भी हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज करके मोलार मास डिटरमाइन करेंगे सॉल्यूट का। तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपी। उसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्कोपी। दैट मेथड इज कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपी। अब मुझे बताओ बच्चों, 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब सॉल्वेंट इन बोर्ड एंड इन एनसीईआरटी, ए मतलब सॉल्वेंट, और 2 मतलब क्या होता है? सोल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट। 2 मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। बहुत बार देखा है हमने, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मतलब 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट। ठीक है, अब देख लो, वी नो दैट, अब डिटरमाइन करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भाई? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, वेयर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और यम क्या होता है बच्चों? यम होता है मोलैलिटी। यम क्या होता है? मोलैलिटी। अब क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी, वही चीजें रिवाइज हो रही है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू यम। यहाँ पर केबी क्या है? कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। वेयर केबी इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी क्या है? एक कांस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो। तो टीबी क्या होता है बच्चों? टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो ज्यादा होता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सर पे अगर जीरो होगा तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। टीबी जीरो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देख लो, टीबी माइनस टीबी जीरो इज इक्वल टू केबी इंटू यम। Now let us write down the formula for molality, but देख लो, but small m molality is equal to number of moles of solute क्या होता है? 2, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg, मतलब W1 लिखेंगे उसको, weight of solvent in kg। ठीक है, अगर ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा, इसको मैं यहाँ पर केजी लिख देता हूँ, W1 इन केजी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों, 2 मतलब सॉल्यूट। मोलैलिटी की बेसिक डेफिनेशन, ये क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का वेट किसमें?
किलोग्राम में, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल को क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब 2 मतलब सॉल्वेंट है ना, तो गिवन वेट किसका होगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m2 क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये चीजें देखी है हमने, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये यहां पर रख दो, छोटे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 मतलब W2 डिवाइडेड बाय m2 होल डिवाइडेड बाय W1 इन किलोग्राम। अब सपोज W1 हमेशा आपको ग्राम में ही रहेगा बच्चों, W1 ग्राम में है तो आप उसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये किलोग्राम में हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर सपोज W1 ग्राम में है, हमेशा ग्राम में ही होता है इसलिए हमने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम में होगा। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 W2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 1000 W2 डिवाइडेड बाय m2 W1, ठीक है। ये वैल्यू हो गई मोलैलिटी की, 1000 W2 डिवाइडेड बाय m2 W1। W2 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और वो ग्राम में है बच्चों, बिकॉज हमने 1000 एडजस्ट किया है, ठीक है। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W1 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये भी, m2 मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो 1000 W2 डिवाइडेड बाय m2 W1, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख देनी है, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो TB माइनस TB0 इज इक्वल टू KB इंटू छोटू m की जगह क्या रखेंगे हम, यहां पर 1000 W2 डिवाइडेड बाय m2 W1। यही फॉर्मूला का यूज करके हम दो न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। तो ये मेथड से आप क्या कर सकते हो, m2 डिटरमाइन कर सकते हो। एंड व्हाट इज m2, molecular weight of solute। and how is the solute in this type, in this chapter, solute is non volatile, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, चीजें लिख ली आपने, यहां से क्या हो जाएगा, what will be the formula of m2। अगर m2 का ही फॉर्मूला चाहिए आपको तो m2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देख लो, m2 will be, इसको डेल्टा टीबी लिखेंगे शॉर्टकट, डेल्टा टीबी इंटू ये W1 ऊपर आ जाएगा, डेल्टा टीबी W1 डिवाइडेड बाय ये 1000 W2 KB, और सारे वेट यहां पर ग्राम में रख देना, किसमें, ग्राम में, बिकॉज हमने एडजस्ट किया है किलोग्राम वाला, ठीक है ना। 1000 KB, m2 क्या आ जाएगा, m2 विल बी m2 सॉरी बच्चों, एक रॉन्ग हो गया हमारा, हम m2 ऊपर शिफ्ट कर लेंगे ना, देखो आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये m2 को ऊपर ले लेंगे इधर, ठीक है ना। m2 क्या, यहां तक भी आप स्टॉप कर सकते हो एक्सप्रेशन को, m2 को इधर ले लेंगे, तो ये 1000 KB W2 डिवाइड बाय m2 इधर आ गया, डेल्टा टीबी इधर आ जाएगा, डेल्टा टीबी W1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला आ गया, हो गया। चलो अब क्या बचता है, इसके दो न्यूमेरिकल कर लेंगे बच्चों, ठीक है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता क्या है, दो प्रॉपर्टीज और, एक हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसी टाइप का है वो, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2.6, पेज नंबर 37, ठीक है। क्या बोल रहा है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपसे TB0 दिया है, TB0 नॉर्मल मतलब उसमें अभी तक सॉल्यूट ऐड नहीं किया, तो ये है 77.06 डिग्री सेल्सियस। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W2, ये है 50 ग्राम, 2 मतलब ये होता है ना बच्चों, क्या 2 मतलब सॉल्यूट होता है, ओके। 50 ग्राम, ओके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब W1 कितना है, 150 ग्राम, ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया, गिवन वेट। बॉइल्स एट, मतलब सॉल्यूशन बॉइल्स एट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय TB, ये है 84.27 डिग्री सेल्सियस, 84.27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इलिवेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इफ KB ऑफ इथाइल एसीटेट, मोलार मास पता करना है हमें, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब m2 पता करना है आपको, और KB दिया गया है आपको, KB इज इक्वल टू 2.77 डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम पर मोल, सॉरी डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। सर अभी तो आपने कहा केल्विन किलोग्राम पर मोल, कई बार टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेंगे, जैसे कि देख लो बच्चों, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m, ठीक है। डेल्टा TB का यूनिट डिग्री सेल्सियस ले सकते हो या डिग्री केल्विन, कई बार डिग्री सेल्सियस भी यूज कर देते हैं, तो ये KB आ जाएगा। और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, तो ये केजी को ऊपर शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा जाएगा, डिग्री सेल्सियस पर केजी
और मोल +1 इधर आके -1, या कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप बच्चों, पर मोल या फिर मोल रेज़ टू -1, डजंट मैटर, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है, आपको मोलार मास पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। 3 मार्क के लिए थ्योरी में न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो बच्चों, बेसिक से शुरू करेंगे। हमारे पास हमको पता है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी इज कांस्टेंट कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले मोलैलिटी पता कर लेंगे, तो मोलैलिटी विल बी डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय के बी। तो मोलैलिटी की जगह क्या रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब 2 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बट इन किलोग्राम इज इक्वल टू डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी 0 डिवाइडेड बाय के बी, ओके। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज इक्वल टू टीबी, टीबी कितना है बच्चों, टीबी कितना है 84.27 माइनस टीबी 0 कितना है 77.06 डिवाइडेड बाय केबी कितना है बच्चों, किधर गया केबी है 2.77, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर वैल्यूज पुट अप करेंगे, W2 है 50 ग्राम, लॉग से कर लेना यार आप सीधा 50 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 तो पता करना है हमें, M2 इंटू W1 इन किलोग्राम है बच्चों, तो W1 कहां पर है 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम को किलोग्राम कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे या 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, वही हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन होता है 7 - 6 1 होगा, 2 - 0 2 होगा, पॉइंट 14 में से 7 गए 7, यहाँ पर बचे 7 में 7 गए 0, 7.21 इसका आंसर आएगा। तो ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, या फिर सिंपली बच्चों ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 3m2, समझ रहे हो आप, 1000 डिवाइडेड बाय 3m2 इज इक्वल टू 7.21, ठीक है ना, 7.21 डिवाइडेड बाय 2.77, ये भूल मत जाना, 2.77 ये है ना, डिवाइडेड बाय 2.77, ठीक है। अब ये 3 को ऊपर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, सॉरी m2 को इधर शिफ्ट कर दो, m2 इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 2.77 इंटू 1000 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 2.77 इंटू 1000, ये नीचे आ जाएगा 7.21 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 2 0 यूज या तीनों यूज कर लेते हैं, 1 2 3, तो m2 विल बी क्या हो जाएगा 2770 डिवाइडेड बाय 3 1 3 2 6 7 21 21.63, ठीक है। इसको लॉग से डिवाइड कर लेना बच्चों आराम से, ओके, लॉग से डिवाइड कर लेना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 128 ग्राम पर मोल m2, ठीक है, 128 ग्राम पर मोल, ठीक है, 128 ग्राम पर मोल हो गया। चलो लिख लो आराम से, पॉज करके लिख लो, हो गया, ठीक है। और एक कर लेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल 2.7 एक है बच्चों, इसी पर बेस रहे, ठीक है, 2.7। अब ये 2.7 क्या कहता है देख लो, लॉग से आ जाएगा बच्चों, आपको आराम से कर लेना, ठीक है, 2.7। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.7 क्या, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखेंगे आराम से, समझो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, चलो ठीक है। सल्फर मतलब सल्फर क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट का गिवन वेट होगा W2 मतलब सॉल्यूट, W2 है हमारा, W2 इज 3.795 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, राइट, मतलब W1 क्या है बच्चों 100 ग्राम है आपका, ठीक है। उसके बाद द सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन, सॉल्यूशन का होगा TB 319.81 केल्विन, चलो ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इन अ सॉल्यूशन, क्या बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है, बहुत इंटरेस्टिंग, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करेंगे सल्फर का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज, मतलब TB0 कितना है बच्चों, TB0 है हमारा
319.45, चलो ठीक है 319.45 केल्विन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देना चाहिए, केबी है, केबी दिया हुआ है CS2 के लिए, केबी है 2.42 केल्विन। आ गया केल्विन, केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस डजंट मैटर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास कितना दिया है 32 यूनिट, एटॉमिक मास कितना है 32 यूनिट। अब आराम से समझो बच्चों, आराम से समझो, इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। मुझे बताओ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, कितना होता है 16। और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 8, कितना होता है 8। तो 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, तो मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 एटम होंगे, इसलिए O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14, और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 7 1 जा 1, 7 2 जा 14, तो N2 उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? N2, ठीक है। ऐसे ही इमेजिन करो और किसका बताऊं बच्चों? हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का होता है 35.5 और 17 कुछ होता है, ठीक है, 17 दूनी 34, तो एग्जैक्टली डबल अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए Cl2 होता है। सपोज ऑक्सीजन का क्या होता? 160 होता, 16 के बजाय 160 होता, क्या होता? मॉलिक्यूलर वेट, और उसका एटॉमिक वेट कितना है? 8, तो 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 20, तो O20 होता बच्चों। क्या होता? O20। तो ये क्यों बता रहे हो सर? हम क्या करेंगे बच्चों, हम मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे, किससे? ये डेटा से मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उसके साथ उतना लिख देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर S8 होता है बच्चों, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल S8, सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S8, ठीक है। तो S8 कैसे आता है आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा। पहले हम हमारी मेथड यूज करेंगे और M2 पता करेंगे। M2 कैसे आएगा? डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो M क्या हो जाएगा? डेल्टा TB डिवाइडेड बाय KB, डेल्टा TB डिवाइडेड बाय KB। डेल्टा TB क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और KB क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो M क्या आएगा? M आएगा N2 डिवाइडेड बाय W1 इन kg इज इक्वल टू डेल्टा TB क्या आएगा? डेल्टा TB आएगा TB माइनस TB0 डिवाइडेड बाय KB। तो N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 हमें पता करना है, इनटू W1 बट इन किलोग्राम, ये बेसिक डेफिनेशन है उसकी। और TB कितना है हमारा? TB है 319.81 माइनस TB0, TB0 कितना है? 319.45 डिवाइडेड बाय KB कितना है? KB है 2.42। अब W2 कितना है? W2 है 3.795 डिवाइडेड बाय M2 हमें पता करना है, और W1 किलोग्राम में चाहिए हमें। W1 कितना है? 100, और किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी सब्सट्रैक्शन 11 में से 5 गए 6 रहते बच्चों, ठीक है ना। यहाँ कितने बचे? 7 में से 4 गए 3, और ये 319 हो जाएंगे ना, 319 में से 319 गए, ये 0 हो जाएगा, और ये 2.42, ठीक है। अभी क्या होगा? ये 2 से सरक जाएगा, तो ये भी 2 से सरक जाएगा, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल करेंगे, ये 2 0 कैंसिल, ये 10 को ऊपर भेजेंगे, 10 को अगर ऊपर भेजेंगे तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा। M2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी? 37.95, समझ रहे हो? 37.95 इंटू 242 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू M2 ओके। कितने से कटाओगे इसको? 2 से कटाएंगे, बे कबे बे 8 16, बे कबे बे 2 4, बे एक बे 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसको आप लॉग से कर लेना, आराम से। तो आपका M2 आ जाएगा बच्चों, M2 आ जाएगा, M2 विल बी 255.1, इसके अप्रोक्सीमेटली आएगा 255.1 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया M2। अब हमें पता करने हैं कि सल्फर का कितने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका? 255। तो जैसे हम ऑक्सीजन के 16 को 8 से डिवाइड कर रहे थे, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है।
तो मॉलिकुलर वेट कितना है बच्चों? मॉलिकुलर वेट आया 255.1 और ये कितना है 32। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे बच्चों 3.2, ऊपर 25 है, 3 एक 3, 3 8 24, तो जवळपास 8, अप्रोक्सीमेटली कितना 8 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 8 फुल लोगे लेना पड़ेगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 8। इसीलिए सल्फर का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है S8, समझ रहे हो? जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, मॉलिकुलर वेट होता है 16 और एटॉमिक वेट कितना होता है 8, 8 इंटू 8, 8 टू जा 16, तो इसीलिए हम O2 लिखते हैं ना। तो ऐसे यहां से इसका मॉलिकुलर वेट सल्फर का कितना आया 255.1 और उसको हमने एटॉमिक मास 32 से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ रहा है 8, इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या होगा S8। ठीक है बच्चों, जल्दी मिलते हैं तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।